नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम है, सबसे पहले वो बता देते हैं। यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति प्रदान करेंगे सीएम। चयनित 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं आज। तो चयनित 431 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। करीब 11 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के दिन भर रहने वाले? बिल्कुल बता दूं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे लोक भवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी जिनकी संख्या 431 है उनको नियुक्ति पत्र देंगे। निश्चित तौर पर लंबे समय से यूपी गवर्नमेंट देखा जा रहा है कि रोजगार को लेकर के, संभावित रोजगार को लेकर के प्रयासरत है और उसी क्रम में जो ये कृषि विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां निकली थी उसके बाद अंतिम चयन प्रक्रिया हुई और रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद आज 431 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अब तक अगर बात करें तो लमसम 4 चरणों में 6809 जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र देकर के शासकीय सेवाओं से जोड़ा गया। तो ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश शासन के लिए है, क्योंकि देखा जाता अक्सर कि शासकीय सेवाओं में जो कर्मचारी हैं उनकी कमी रहने से तमाम जो मामले होते हैं, फाइलें होती हैं, लंबे समय तक लंबित रहती हैं। लेकिन उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार भर्तियों का दौर जारी है और आने वाले समय में लोक सेवा आयोग के द्वारा और कुछ भर्तियां निकालने वाली हैं। माफ कीजिएगा, कुछ और नियुक्ति पत्र बंटने वाले जिनकी संख्या लमसम 1300 है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उस दौरान वादा किया था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा और निश्चित तौर पर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा। सरकारी जो क्षेत्र में संभव हो सकता है रोजगार वो दिया जा रहा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे रोजगार हैं उनके लिए भी सरकार सहायता कर रही है। तो निश्चित तौर पर यह उपलब्धि सरकार के लिए भी है और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है उनके लिए भी है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज है। आज वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु के राज्यपाल भी आएंगी वाराणसी। तो काशी तमिल संगम के समापन समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का किया था शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जाएंगे वाराणसी। तो वाराणसी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और देखिए इस दौरान काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो वहीं आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वाराणसी जाएंगे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज वाराणसी दौरा है। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी आएंगे और देखिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया था और अब इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने बजे से यह कार्यक्रम की शुरुआत होगी?
बिल्कुल देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो काशी है वहां पर तमिल काशी समागम का आयोजन किया गया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया गया था। निश्चित तौर पर कल भी एक कर्नाटक का एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और आज जो काशी तमिल समागम है उसका समापन समारोह है और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत करेंगे। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगे। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो तमिल की जो राज्यपाल हैं वो भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर एक तमिलनाडु की राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि साउथ इलाकों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पैड़ बनाना चाह रही है। कहीं ना कहीं जो जानकार है उनका कहना है कि उसी को देखते हुए इतना बड़ा समागम किया गया और जिसका फायदा 2024 जब लोकसभा चुनाव होगा उसको भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निश्चित तौर पर एक भव्य कार्यक्रम काशी में आयोजित किया गया था और उसका समापन समारोह है। सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में आज जो तमिलनाडु से लोग आए थे उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे, वहां की चीजों को जाना था, वहां पर आस्था का केंद्र क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है नया, इन तमाम चीजों को जाना था। निश्चित तौर पर आज उसी का समापन समारोह है, इसमें तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कब रवाना होंगे वाराणसी के लिए और कितने घंटों का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? क्या गृह मंत्री इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में मौजूद होंगे? इस कार्यक्रम के अलावा भी उनका दौरा रहने वाला है? बिल्कुल बात करें तो मुख्यमंत्री 11 बजे लखनऊ में लोकभवन में कार्यक्रम है, उसको समाप्त करने के बाद लखनऊ से काशी के लिए रवाना होंगे। निश्चित तौर पर गृह मंत्री का हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं आया है। फिलहाल जो एक ही कार्यक्रम है वो काशी में है, काशी के बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और देखिए, आज वाराणसी में गृह मंत्री का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के समापन समारोह में सम्मिलित होंगे। और आज आपको बता दें कि इस तमिलनाडु के राज्यपाल भी वाराणसी पहुंचेंगे, तो काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद होगी, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, आज कार्यक्रम का समापन समारोह है, जहां एक तरफ शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया था, तो वहीं अब समापन समारोह में गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही राज्यपाल भी मौजूद होंगी, तो तमिलनाडु के राज्यपाल भी मौजूद होंगे। तो काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद होंगी और ज्यादा जानकारी के साथ संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, तमिल ये पूरा समागम जो चल रहा था उसका आज समापन है और देखिए, आज कहीं ना कहीं बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं इस समापन समारोह में और इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया भी मौजूद होंगे, राज्यपाल भी मौजूद होंगी। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा आयोजन था जिसमें तमिलनाडु की संस्कृति और काशी की संस्कृति, या ये कहा जाए कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया गया था। आज 1 महीने के बाद इसका समापन है। समापन में जो सबसे खास बात होगी वो ये कि खुद गृह मंत्री इस कार्यक्रम की समापन करेंगे। बताते चले कि जो इसका शुरुआत था, उद्घाटन समारोह था, उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे। 4:30 बजे का समय होगा जब गृह मंत्री यहाँ पे होंगे और कार्यक्रम में बनारस आएंगे और लगभग 7:30 बजे, मतलब 4 घंटे करीब बनारस में रहेंगे और सीधे कार्यक्रम पे जाके इस कार्यक्रम की समापन का घोषणा करेंगे। जी, इसके साथ ही साथ संतोष, अगर इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जाने, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, किस तरीके का ये आयोजन रहा? देखिए, इस कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि ये कार्यक्रम एक संस्कृति, 2 संस्कृतियों के मिलन का, ये कहा जाए कि खोई हुई प्राचीन सभ्यता को जोड़ने का प्रयास था। कहा जाता है कि काशी और तमिलनाडु, इन दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ साथ व्यवसायिक गतिविधियों का कभी जोड़ रहा है, लेकिन समय के साथ ये लगभग चूर्ण हो गया, टूट गया, खत्म हो चुका था।
इसी चीजों को एक बार फिर से जोड़ने के लिए न केवल प्रयास किया गया है बल्कि उन चीजों को फिर से सहेजा गया है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कला हो या फिर व्यापारिक गतिविधियां हो, इन चीजों को जोड़ने का एक प्रयास था ये। और ये कहा जा सकता है कि तमाम माध्यमों से इसे जोड़ने का प्रयास भी किया गया। जी ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ से की शिष्टाचार भेंट, यूपी भ्रमण पर आए कर्नाटक दल ने की शिष्टाचार भेंट। कर्नाटक और यूपी के बीच समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक संबंध। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही तो पीएम मोदी से पहले कोई पीएम नहीं जाना चाहता था अयोध्या। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी और कर्नाटक के संबंध बेहतर। तो कर्नाटक और यूपी के बीच समृद्ध संस्कृति, ये शिष्टाचार भेंट। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी और कर्नाटक के संबंध बेहतर हुए हैं। लेवाना होटल मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई की गई। जस्टिस एआर मसूरी और जस्टिस ओपी शुक्ला की बेंच ने दोनों पक्षों की बेहतर बहस सुनी है, जिसके बाद अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की गई है। तो हाईकोर्ट में यह सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख दी है। 20 तारीख को अगली सुनवाई होगी। अब खबर गोंडा से है, जहां गरीब परिवार को घर से किया गया बेघर। जेसीबी लगाकर गरीब का घर गिराया, बिना किसी नोटिस मुनादी की गिराया गया घर। तो ठंड में खुले आसमान के नीचे पूरा परिवार प्रधान लेखपाल ने मिलकर मनमानी की और पीड़ित को बसाने के बजाय उसका घर ही उजाड़ दिया। पट्टे के लिए पीड़ित को गुमराह करने का आरोप। प्रधान ने 25 साल लेकर भी नहीं किया पट्टा। तो ईटिया थोक के नौबस्ता विजय गढ़ा का ये मामला है। लायक से है वो कानून सारा लेख एक बिगहा में हम उसका। बहराइच थाना हुजूरपुर क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी मदरसा शिक्षक पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। महीनों से फरार है आरोपी, लेकिन आरोपी के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इस मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सैयद मसूद कादरी ने बहराइच की अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंग सिंह से खास बातचीत की है। अब वो आपको सुना देते हैं। अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी फरार शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक नगर मौजूद है। आइए मैं उनसे जानता हूं कि फरार मौलाना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाया और घटनाक्रम है क्या। एक शिक्षक, एक मदरसा शिक्षक ने अपनी शिक्षा से दुष्कर्म किया है, क्या है मामला और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। हुजूरपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी ने उन्होंने अपने मदरसा संचालक पर, और जो कि उस शिक्षा भी देता था, शिक्षण का भी कार्य करता था, उसके विरुद्ध आरोप लगाया था, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई। मुकदमा अपराध संख्या 404/22, धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट का। उसकी मदरसा संचालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास किया था। उसकी गिरफ्तारी न होने की दशा में एनबीडब्ल्यू और 82 की कार्रवाई सीआरपीसी कार्रवाई की गई है, जिसमें कोर्ट से उसकी पुष्टि के लिए आदेश अधिपत्र जारी कराया गया है। और उसी अधिपत्र के तामीला में डुगडुगी पिटवा करके जो फरार मदरसा संचालक है उसको चेतावनी दी गई है कि अतिशीघ्र या तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे या तो न्यायालय में हाजिर हो जाए, अन्यथा उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। इसी के प्रचार के लिए डुगडुगी पिटवा करके उसको ताकीद किया गया। अभी वो गिरफ्तारी से फरार है, अभी वो फरार है और पुलिस की कई टीमें उसमें लगी हुई हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए, और साथ ही साथ न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो भी तेजी से चल रही है। आपने बताया कि मदरसा शिक्षक और संचालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय है। टीमें जहां एक ओर उसे ढूंढ रही है, वहीं दूसरी ओर कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके घर की कुर्की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सैयद मसूद कादरी, न्यूज़ 1 इंडिया।
वहीं बहराइच में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में पुनर्निरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस बैठक में बहराइच के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद और श्रावस्ती के जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने अपने अपने जिलों के पुनर्निरीक्षण अभियान के संचालित गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान इस बात का प्रयास करें कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार हो और बूथ लेवल के अधिकारी डोर टू डोर जाकर सभी छूटे हुए नागरिकों का मतदाता सूची में नाम शामिल कराएं। हरदोई के बिखौली में 12वीं जनपदीय स्काउट और गाइड रैली 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम मंगला प्रसाद सिंह और विशिष्ट अतिथि एसपी राजेश द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही डीएम और एसपी ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और पुरस्कृत भी किया। खबर बुलंदशहर से, जहां कैश चोरी मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 59,07,500 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। पैसों के साथ पुलिस ने 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। अब तक करोड़ों 80 लाख रुपए पुलिस बरामद कर चुकी है। साथ ही अब तक टोटल 10 पुलिस की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि आईटी एक्सपर्ट से जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में 29 नवंबर को कैश की हुई थी चोरी। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। एसएसपी बुलंदशहर के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान एसएसपी ने लोगों से बात की है। समाज में भयमुक्त वातावरण बनाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए मार्च निकाला गया। मार्च में एसएसपी बुलंदशहर, एसपी देहात, सीओ खुर्जा, कोतवाली प्रभारी नगर देहात, अरनिया सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आज थाना खुर्जा पे मेरे द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ की तैयारियों के संबंध में एक बैठक की जा रही है। इसी के साथ साथ यहाँ जो निकाय क्षेत्र है इसमें हमारे द्वारा एसपीआरए द्वारा, सीओ खुर्जा द्वारा और अन्य थानों की फोर्स द्वारा आज यहाँ पैदल गश्त किया गया। गश्त के दौरान आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी गई और यथासंभव उनके निराकरण का प्रयास। और अब खबर गोंडा से है, जहां नाले में गिरे गन्ने की लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की नाले के पानी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में शव बाहर निकाला गया। तो परसपुर के हैदरगढ़ चीनी मिल जा रहा था चालक। कगरिया नाले में गिरी ट्रैक्टर। तो परसपुर थाना क्षेत्र के पचईपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो चालक की नाले के पानी में डूबकर मौत हो गई। चालक की नाले के पानी में डूबकर ये मौत हुई है। तो ककरिया नाले में ये ट्रैक्टर गिरा, जिसमें ट्रैक्टर गिरने से चालक का नाले में गिर गया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। तो नाले में गिरी गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और इस दौरान ड्राइवर भी उस नाले में गिर गया और नाले के पानी में डूबकर उस चालक की मौत हो गई। नोएडा में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बीच सड़क पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले और इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 पक्षों में ये लात घूंसे चले। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नोएडा में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में विवाद हो गया और ये विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया।
अब खबर मेरठ से है, जहां नाबालिग के दुष्कर्म मामले में सजा तो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई है 10 साल की सजा। 10 साल की सजा के साथ 11,000 रुपए का जुर्माना। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉस्को अधिनियम राम किशोर पांडे ने सुनाई सजा। 2014 में नाबालिग के साथ हुई रेप की घटना तो परतापुर थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई थी और 10 साल की सजा के साथ 11,000 रुपए की जुर्माना भी लगाया गया है। तो विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉस्को अधिनियम के तहत ये सुनवाई की गई। तो 2014 का ये पूरा मामला है, जहां नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई थी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।